सोचो जरा, बस एक छोटा सा ऑपरेशन और सामने वाला डॉक्टर 1 करोड़ का चार्ज मांग ले। वजह उसकी हीलिंग मैजिक इतनी ओपी है कि टूटी हुई बाह को फिर से उगा देना उसके लिए बच्चों का खेल है। बस हाथ हिलाया और जादुई सर्जिकल नाइफ समन कर लिया, दर्द मिटाने के लिए जादू किया और फिर काट कर दोबारा नया हाथ बना दिया। सबके होश उड़ गए, लेकिन आयरनी देखो, यही अनबीटेबल हीरो कुछ दिन पहले ही अपनी टीम से निकाला गया। वजह उसका हील करना इतना फास्ट था कि जैसे ही कोई टीममेट घायल होता, चोट उसी पल ठीक हो जाती। अब टीम को लगा कि वो बेकार हो गया है और सिर्फ एक गोल्ड कॉइन देकर उसे निकाल फेंका। बदकिस्मती से शहर पहुंचते ही उसने देखा कि एक एल्फ लड़की को कुछ गंदे लोग जमीन पर गिराकर परेशान कर रहे थे। लड़की ने बचने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पेट में छुरा खा लिया। हीरो को गुस्सा आया, उसने टीम से मिली वही गोल्ड कॉइन निकाली और लड़की को खरीद लिया। बदमाश हक्का बक्का रह गए। कौन पागल इतना पैसा देगा एक मरती हुई गुलाम के लिए? उन्होंने तुरंत डील मान ली। लड़की खून से लथपथ थी, सांसें टूट रही थीं। उसे लगा कि अब उसका अंत है, लेकिन हीरो ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। और अगले ही पल उसका जख्म ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। लड़की शौक में 2 साल की तरह जमी रह गई, फिर रोते रोते उसका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी बातचीत के बाद हीरो को पता चला कि उसका नाम लिली है। गंदी सी फटी कपड़ों में थी तो हीरो उसे नए कपड़े दिलाता है और एक अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाता है। लिली पूछती है, आप क्यों नहीं खा रहे? हीरो मजबूरी में हंसकर झूठ बोलता है। असल में उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। बस कपड़े और खाना दिलाते ही उसकी पूरी बचत उड़ गई। इसलिए वो सोच रहा था कि लिली को कहीं छोड़ आए, वरना लड़की उसके साथ बस परेशान होगी। लेकिन लिली ने साफ मना कर दिया। वो किसी हालत में उससे अलग नहीं होना चाहती थी। मजबूरन हीरो ने काम ढूंढने का सोचा। तभी किस्मत से एक घायल आदमी रेस्तरां में आ गया। हाथ गोली और जलने से बुरी हालत में था, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था। अस्पताल जाना मुमकिन नहीं था। उसने सोचा रात किसी तरह काट लेंगे, लेकिन सामने मिला ये ओपी हीलर। हीरो ने बस हाथ हिलाया और सब जख्म गायब। आदमी हैरान रह गया और खुशी से उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए। साथ ही वादा किया कि आगे भी उसी से इलाज कराएगा। तभी हीरो के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना स्लम एरिया में एक गुप्त हॉस्पिटल खोला जाए, सिर्फ अंडरवर्ल्ड क्लाइंट्स के लिए। पर दिक्कत ये थी कि उसके पास नोबल लाइसेंस नहीं था, तो उसे इलीगल हीलर की तरह काम करना पड़ेगा। खैर, वो और लिली रात में ही अबैंडन्ड कॉलोनी पहुंच गए, जहां भूत प्रेत की कहानियां फैली थीं। लिली डर गई, क्योंकि वहां अक्सर डेथ स्पिरिट्स घूमते हैं और अगर वो मिल गए तो सीधे सोल छीन लेते हैं, जिसे हीलिंग मैजिक भी नहीं बचा सकती। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं डरा और अंदर चला गया। लिली मजबूरी में पीछे पीछे गई। घर को देखा तो कंडीशन ठीक लगी, बस थोड़ा साफ करने की जरूरत थी। लेकिन तभी अचानक एक खतरनाक डेथ स्पिरिट प्रकट हुआ और पल भर में दोनों की ओर झपटा, उनकी जान लेने के लिए। उसी दौरान जैसे ही वो खतरनाक डेथ स्पिरिट झपटा, हमारे हीरो ने हाथ उठाया और एक हीलिंग स्पेल से उसे सीधा पीछे धकेल दिया, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ भी काट डाले। तभी डेथ स्पिरिट का असली चेहरा सामने आया, जिससे हीरो को याद आया कि पहले जब वो अपनी टीम के साथ डंजन एक्सप्लोरेशन कर रहा था तो कई बार ऐसे ही अनडेड मॉन्स्टर्स का सामना किया था। तभी उसे ध्यान आया, अनडेड प्रजाति तो हीलिंग मैजिक से सीधा काउंटर होती है। तो उसने सोचा कि ये डेथ स्पिरिट भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए उसने बड़े मजे से कहा, देखो दीदी, इतनी बड़ी जगह है, हम भी रह लें तो क्या दिक्कत है। लेकिन डेथ स्पिरिट को ये बिल्कुल नहीं झंझा। वो तो खुद को डेथ लॉर्ड समझती थी, जिससे हर कोई डरता है। और आज एक छोटे से लड़के ने उसे धमका दिया। गुस्से में उसने अपने छोटे छोटे अंडरलिंग समन कर लिए और हमला शुरू कर दिया। मगर हीरो के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार डेथ स्पिरिट समझ गई कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अगर और लड़ी तो खुद का ही गेम ओवर हो जाएगा। मजबूरी में उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर तुम्हारा, मैं ऊपर रह लूंगी। अगले ही दिन हीरो का नया क्लिनिक ऑफिशियली ओपन हो गया। लिली ने भी प्यारी सी नर्स की ड्रेस पहन ली और पेशेंट्स का इंतजार करने लगी। 2 मिनट गुजरे, कोई आया ही नहीं। लिली थोड़ी हताश होकर बाहर पेशेंट्स लाने की सोचने लगी, लेकिन हीरो ने काम होकर कहा, रिलैक्स, आज पेशेंट जरूर आएगा। और सच में अगले ही पल वो रेस्टोरेंट वाला आदमी आ धमका। ये तो हीरो ने पहले ही सोचा हुआ था। आखिर वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था, हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। उसने बताया कि आज वो अपनी बहन को लाया है, जो स्लम की गरीबों की लीडर है और ब्लैक मार्केट से पैसा लूट कर रेफ्यूजी की मदद करती है। लेकिन उसका हाथ जहरीले मैजिक बुलेट से घायल था और हालत बिगड़ चुकी थी। हीरो ने चेक किया तो पाया कि जहर पूरे हाथ में फैल चुका है। अब हाथ बच नहीं सकता, काटना ही पड़ेगा। उसने बोला, ऑपरेशन होगा और कॉस्ट होगी पूरे 10 लाख। ये सुनकर भाई बहन के तो होश उड़ गए। उन्हें लगा हीरो मजाक कर रहा है और गुस्से में उसे धमकाने लगे। लेकिन हीरो ने गंभीर होकर कहा, मैं मजाक नहीं करता। हाथ काटना इजी है, लेकिन नया हाथ उगाना बहुत मुश्किल, और मेरी मैजिक उसकी पूरी वैल्यू रखती है। भाई बहन चौंक गए। उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि किसी की एम्प्यूटेटेड लिम्ब फिर से ग्रो हो सकती है। आखिर बहन ने भरोसा किया और सर्जरी टेबल पर लेट गई। हीरो ने फिर से अपना मैजिकल स्कैल्पल समन किया, पेन रिलीफ स्पेल डाला और हाथ काट दिया।
ऑपरेशन फ्लॉलेस हुआ और नया हाथ रिजेनरेट होते देख दोनों शॉक में आ गए। उनके लिए तो हीरो किसी भगवान से कम नहीं लगा। धीरे धीरे उनके जरिए हीरो की फेम फैल गई और उसका क्लिनिक पेशेंट से भरने लगा। लेकिन ये खुशहाल दिन ज्यादा नहीं टिके। एक दिन कुछ गुंडे क्लिनिक में घुस आए। उनका बॉस गुस्से में था क्योंकि हर बार जब वो लिजर्डमैन से लड़ाई करते अगले दिन वो फिर से परफेक्टली फाइन हो जाते। इसका सीधा मतलब था हीरो उनकी वॉर पावर पर असर डाल रहा है। गुस्से में वो अपने गुंडों के साथ क्लिनिक में आ धमका और हीरो को मारने लगा। लेकिन हीरो की डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी कि कोई असर नहीं हुआ। असफल होकर उन्होंने जगह तोड़ने का फैसला किया। तभी हमारी डेथ स्पिरिट दीदी बाहर आ गई और बोली, चलो तुम्हारी आत्मा को ही खा जाती हूँ। ये सुनकर सभी गूंज की हालत खराब हो गई। उन्हें लगा अब मौत पक्की है, मगर हीरो ने उन्हें रोक लिया और बोला, ये जगह जिंदगी बचाने के लिए है, मौत फैलाने के लिए नहीं। डेथ स्पिरिट ने उसकी बात मानी और फिर से ऊपर सोने चली गई। ये देखकर गूंज के लीडर को लगा कि हीरो डेथ स्पिरिट का मास्टर है। तुरंत घुटनों पर बैठ गया और उसकी पूरी तरह से ओबीडियंस करने लगा। धीरे धीरे हीरो का नाम पूरे स्लम में गूंजने लगा। सिर्फ एक महीने में तीनों सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग्स के लीडर्स उसके पास इलाज के लिए आने लगे। उसकी अनमैच्ड हीलिंग स्किल्स और साफ दिल नेचर से सब उसे पसंद करने लगे। यहाँ तक कि बीस्टमैन क्लैन भी हेल्प मांगने आए क्योंकि उनका लीडर गंभीर बीमारी से हिला भी नहीं पा रहा था। हीरो ने बिना देर किए उनके साथ केव की ओर रुख किया। हीरो ने सबसे पहले बीस्टमैन बहन का चेकअप किया और जादुई सीटी जैसी स्कैनिंग की। तभी उसने देखा कि उसके पेट के अंदर एक ऐसा कठोर पत्थर है जिसमें जादुई एनर्जी की लहरें बह रही थीं। ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक एक्सप्लोसिव मैजिक स्टोन था जिसकी शक्ति पूरे कबीले को उड़ा देने के लिए काफी थी। हीरो चौंक कर पूछ बैठा, क्या तुम्हें किसी ने जबरदस्ती निगलने को कहा? लेकिन बीस्टमैन लड़की शर्मिंदा होकर बोली, नहीं, असल में मैं ज्यादा खाने की लालची हूँ और गलती से इसे राइस बॉल समझकर खा लिया। ये सुनकर हीरो सीधा फेस पाल्म कर लेता है। इतनी अजीब हरकत मैंने आज तक नहीं देखी। वो जाने ही वाला था क्योंकि वैसे भी पत्थर तो सामान्य हालात में शरीर से बाहर निकल ही जाता। लेकिन लड़की ने बताया कि उसने पत्थर को काटते वक्त थोड़ा चबा भी लिया था और अब जरा सी हलचल पर वो फट सकता था। इसी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी चिंता और बढ़ गई क्योंकि उसका पूरा कबीला उससे जुड़ा था। अगर मैजिक स्टोन एक्सप्लोड हुआ तो बीस्टमैन जाति का वाइप आउट तय था। हीरो को भी हालात की गंभीरता समझ आई और उसने तुरंत सर्जरी का फैसला किया। उसने मैजिक स्कैल्पल समन किया और सिर्फ 2.5 सेकंड में पत्थर को बाहर निकाल लिया। आसपास खड़े लोग शॉक में जमे रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। हीरो को एक्सप्लेन करना पड़ा। कुछ खास नहीं किया, बस पेट खोला, पत्थर निकाला और वुंड हील कर दिया इतनी तेजी से कि तुम लोग बस आउटकम ही देख पाए। और इसके बाद तो सबसे शॉकिंग मोमेंट आया। हीरो ने उस खतरनाक मैजिक स्टोन को बिना किसी हेजिटेशन के अपने हाथों से पकड़ लिया। सब लोग डर के मारे चीख उठे। इतना बड़ा ब्लास्ट स्टोन अगर एक्सप्लोड हो जाता तो पूरा कबीला मिट्टी हो जाता। मगर हीरो ने काल्म होकर कहा, रिलैक्स, मैंने हाथों पर डिफेंस स्पेल लगाया है। थोड़ा दर्द हुआ पर हीलिंग से इंस्टेंटली रिकवर हो गया। बीस्टमैन अब पूरी तरह समझ गए कि हीलिंग के साथ साथ डिफेंस में भी ये आदमी फुल ऑन ओपी है। उसके बाद से स्लम के 3 बड़े गैंग लीडर्स हर दूसरे दिन उसके क्लिनिक आने लगे, चाहे उन्हें चोट लगी हो या नहीं, बस टाइम पास के लिए। हीरो को लगा ये लोग बेकार बैठे हैं, लेकिन डेथ स्पिरिट दीदी कमिला ने फौरन पकड़ लिया। अरे ये सब तुमसे प्यार कर बैठे हैं, इनकी आंखों में सिर्फ तुम हो। हीरो ने इसे मजाक समझा और सीरियस नहीं लिया। लेकिन छोटी एल्फ लिली ने ये सहन नहीं किया। उसे डर था कि कहीं हीरो किसी और लड़की के चक्कर में न पड़ जाए। और फिर 2 दिन भी नहीं बीते थे कि असली झंझट सामने आ गया। तीनों डेमी ह्यूमन फैक्शंस हीरो को पाने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगे। सबसे पहले लिजर्ड गर्ल फलों की टोकरी लेकर आई और बोली, मैं वुल्फ क्लैन और बीस्टमैन से लड़ाई करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना होगा। फिर वुल्फ गर्ल और बीस्ट गर्ल भी पहुंच गईं। दोनों चाहती थीं कि हीरो उनकी साइड ले। हीरो ने सिर पकड़ लिया, समझ नहीं आया किसका साथ दे। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, लड़ाई वाले दिन देख लेंगे। फाइट वाले दिन तीनों फैक्शंस अपनी पूरी ताकत लेकर बैटल ग्राउंड पहुंचे। हीरो ने भी सरप्राइजिंगली उन्हें रोकने की बजाय खुली छूट दे दी। ठीक है, जितना जी चाहे लड़ लो। और फिर सीन सीधा एनिमे लेवल हो गया। तीनों ने अपने अल्टीमेट वेपन्स निकाले और सीधे मौत तक लड़ने लगे। जंग इतनी इंटेंस थी कि स्लम का माहौल युद्ध क्षेत्र में बदल गया। छोटे मोटे गुंडे पिट पिट कर बुरी हालत में पहुंच गए। लेकिन मजेदार ट्विस्ट ये था कि चाहे कोई कितना भी घायल हो जाए, कुछ देर बाद वो फिर से खड़ा हो जाता। सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है, लेकिन असल में पीछे से हीरो सीक्रेटली सबको हील करता जा रहा था। उसकी असली मंशा थी कि उन्हें ये एहसास हो लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। और सच में पूरे दिन की लड़ाई के बाद तीनों फैक्शंस थककर चूर हो गए और उनका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। हीरो ने मौके का फायदा उठाया और उनके बीच समझौता करा दिया। अब वो लड़ना बंद कर चुकी थी, लेकिन तीनों ने एक
एक साथ कहा, हमारे पास अभी भी एक कॉमन गोल है। हीरो को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो किस मिशन की बात कर रही हैं। तभी पीछे खड़ी लिली परेशान होकर आंसू रोकते हुए अचानक हीरो को प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन यहीं से ट्रबल बढ़ गया। हीरो की ये सारी एक्टिविटीज अब किंगडम की रॉयल गार्ड तक पहुंच गईं। और ये छोटा मामला नहीं था, क्योंकि इस किंगडम की पूरी ताकत उसी कास्ट सिस्टम पर टिकी थी जहां नोबल्स जनता पर राज करते थे। जनता अपनी नफरत गरीबों पर उतारती थी और आखिर में गरीब लोग दूसरे डेमी ह्यूमंस से लड़कर किंगडम का बैलेंस मेंटेन करते थे। किंगडम की असली ताकत हमेशा से उस स्ट्रेटिफाइड कास्ट सिस्टम पर टिकी थी, जहां नोबल्स जनता को दबाते थे, जनता अपनी भड़ास गरीबों पर निकालती थी और आखिरकार गरीब डेमी ह्यूमंस से भिड़ते थे। यही बैलेंस किंगडम की नींव था। लेकिन स्लम में फैलती शांति इस पूरे सिस्टम को हिला सकती थी। खबर जब रॉयल गार्ड के कैप्टन तक पहुंची तो उसने तुरंत अपने वाइस कैप्टन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। दूसरी तरफ हमारा हीरो हमेशा की तरह लिजर्ड गर्ल का इलाज कर रहा था। इस बार लिजर्ड गर्ल घायल हुई थी, रॉयल गार्ड से टकराने वाली थी किंगडम की खतरनाक महिला वॉरियर, जिसे लोग स्टील लेडी कहते थे। मैजिक गन चलाने में एक्सपर्ट, और उसकी नजर पड़ जाए तो बच निकलना मुश्किल। हीरो ने इसे भी ज्यादा गंभीर नहीं लिया, क्योंकि वो खुद को बस एक डॉक्टर मानता था। लिजर्ड क्लैन ने भी कैजुअली बात की, लेकिन जब वाइस कैप्टन ने पूछताछ शुरू की तो उन्होंने तुरंत चुप्पी साध ली। वाइस कैप्टन ने सॉफ्ट अप्रोच छोड़ा और सीधे गन तान दी, लेकिन फिर भी किसी ने मुंह नहीं खोला। तभी लिजर्ड लीडर वहां पहुंच गया और हालात बिगड़ने से वाइस कैप्टन पीछे हट गया। लेकिन तभी उसने एक शॉकिंग चीज देखी। लिजर्ड वॉरियर्स के वो घाव जो नॉर्मल तौर पर कभी हील नहीं हो सकते थे, अचानक बिल्कुल ठीक हो गए। ये आखिर कैसे मुमकिन था? चलते चलते वाइस कैप्टन खुद रास्ता भटक गया और गलती से हीरो के क्लिनिक जा पहुंचा। शुरुआत में वो बस डायरेक्शंस पूछ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लिली के एल्फ फीचर्स पर पड़ी, उसका पूरा रवैया बदल गया। और तभी सामने आया वो नजारा जिसने उसकी नींव हिला दी। लिजर्ड गर्ल का टूटा हुआ हाथ जो मरने की हालत में था, हीरो ने कैजुअल सा हीलिंग स्पेल डालकर तुरंत रीजनरेट कर दिया। ये तो पूरे वर्ल्ड में गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। वाइस कैप्टन शॉक में पड़ गया। दरअसल उससे पहले वो हीरो को गलत समझ बैठा था और सोचा था कि वो बच्चों का स्मगलर है, इसलिए उस पर सीधे मैजिक बुलेट्स चला दी थी। लिली ने रोकर समझाया, नहीं, ये तो मेरे सेवियर हैं, मेरी जान बचाने वाले। तभी वाइस कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा ये था कि उसकी बुलेट्स जानलेवा नहीं थी, बस टेम्पोरेरीली बॉडी को वीक कर देती थी। लेकिन उसके लिए और भी बड़ा शॉक ये था कि वो बुलेट्स जो एक पूरे बुल को गिरा सकती थी, हीरो पर बेअसर थी। अगले ही पल हीरो बिल्कुल नॉर्मल हालत में सामने आ खड़ा हुआ। वाइस कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हीरो ने काल्म होकर एक्सप्लेन किया, रिलैक्स, मैंने डिफेंस मैजिक यूज किया था। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ, पर हील करके तुरंत रिकवर कर लिया। अब वाइस कैप्टन को लगने लगा कि ये आदमी कोई हिडन बॉस है जिसने डिफेंस को मैक्स कर रखा है। बातों बातों में हीरो को पता चला कि सामने वाला किंगडम का वाइस कैप्टन है और उसका मिशन है स्लम में फैल रही यूनिटी की जांच करना। क्योंकि अगर स्लम के लोग आपस में मिल गए तो आगे चलकर वो रिबेल आर्मी बन सकते हैं और किंगडम के लिए खतरा साबित होंगे। ये सुनकर हीरो के होश उड़ गए, क्योंकि वाइस कैप्टन जिस डेंजरस व्यक्ति की तलाश कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद वही था। हीरो तो बस बीमारों का इलाज करके पैसे कमाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसके काम से इतनी बड़ी हलचल मच जाएगी। वो जल्दी से वाइस कैप्टन को डायरेक्शंस बताकर शहर की ओर भेजना चाहता था, लेकिन वाइस कैप्टन ने मना कर दिया। उसे स्लम के पास ही रहना था ताकि आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसने कहा कि वो यहीं ठहरेगा और इसके बदले हीरो को पैसा देगा। हीरो पहले तो मना करने वाला था, लेकिन शक न हो इसलिए मानना पड़ा। लिली को जब पता चला कि वाइस कैप्टन यहीं रुकेगा, उसका ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया। उसे लगा कि हीरो फिर से हैरम बढ़ाने में लगा है। ओनरशिप दिखाने के लिए वो सीधा हीरो की गोद में बैठ गई। हीरो पहले तो समझा ही नहीं, लेकिन लिली ने धीरे से याद दिलाया, जैसा पहले किया था वैसा ही। हीरो समझ गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे काल्म किया। लिली ने जीत की मुस्कान के साथ वाइस कैप्टन की तरफ देखा, लेकिन वाइस कैप्टन बिल्कुल अनअफेक्टेड, बस आराम से चाय पी रहा था। ये तो साफ साफ भैंस के आगे बीन वाला सीन था। इसी बीच वाइस कैप्टन, जिसका नाम कृष्णा था, क्यूरियोसिटी से पूछ बैठा, क्या स्लम में कोई बड़ा हीलर आया है? मैंने खुद देखा है कि जिन घावों को हील करना नामुमकिन था वो अचानक गायब हो गए। ऐसे घाव तो सिर्फ कटी बांह का पुनर्जन्म जैसे टॉप टियर हीलिंग से ही ठीक हो सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये काम सिर्फ कुछ चुनी हुई सेंटेसेस ही कर सकती है। हीरो को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की और उल्टा वाइस कैप्टन से पूछ लिया कि वो इतना ज्यादा कॉमनर्स से नफरत क्यों करता है। वाइस कैप्टन ने कड़वा सच बताया। उसकी माँ जब तक जिंदा थी रोज स्लम के लोगों को फ्री खाना देती थी। उसे लगता था अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा, लेकिन एक दिन वही लोग उसे बेर। उसी दिन से वाइस कैप्टन ने ठान लिया कि वो नाइट बनेगा और स्लम के अपराधियों को कुचल देगा, ताकि उसकी तरह किसी और के साथ ये ट्रेजेडी न हो। हीरो ये सुनकर चुप पड़ गया। आखिर हर किसी की अपनी दुख भरी कहानी होती है। अगले दिन वाइस कैप्टन इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर गया और उसी बीच हीरो इंजर्ड लिजर्ड गर्ल के स्कार्स हील कर रहा था। लेकिन अचानक वाइस कैप्टन वापस लौट आया
और दोनों की नजरें मिलते ही माहौल तलवारों की तरह खींच गया। झगड़ा ऑलमोस्ट शुरू हो गया। तभी वाइस कैप्टन ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इल्जाम लिजर्ड क्लैन लीडर पर डाल दिया। ये सुनते ही लिजर्ड गर्ल गुस्से से फट पड़ी। नहीं, असली गुनहगार तो हार नाम की औरत है। ऊपर से वो चैरिटी और ऑर्फन एजुकेशन का दिखावा करती है, लेकिन असल में बच्चों की जिंदगियां तबाह करती है। लेकिन कॉमनर्स से नफरत करने वाला वाइस कैप्टन इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता देख हीरो ने मजबूरी में अपनी असली पहचान बता दी कि वही वो व्यक्ति है जिसकी तलाश हो रही है, और लिजर्ड गर्ल की बात पूरी तरह सच है। वाइस कैप्टन को उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसे ये देखकर चोट पहुंची कि हीरो स्लम वालों के साथ खड़ा है। वो अकेला ही वहां से चला गया। सच जानने के लिए वाइस कैप्टन ने खुद हार की जगह पर चुपके से एंट्री की। अंदर घुसते ही वो शॉक में जम गया। सैकड़ों बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर लोहे की जंजीरों से बंधे हुए कैद थे। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चों को दिलासा दे पाता, पीछे से एक मैजिक बुलेट सीधे उसके शरीर में लगी और उसकी लड़ने की ताकत खत्म हो गई। सामने हार जादुई गन के साथ प्रकट हुई और बिना दया दिखाए उसे खत्म करने चली। लेकिन उसी पल हीरो और लिजर्ड गर्ल वहां पहुंच गए। हार घबरा गई और हीरो पर गोलियां बरसाने लगी, लेकिन हीरो बेपरवाह आगे बढ़ता गया। हार को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन धुएं से बाहर आया हीरो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। कितनी भी गोलियां चलीं, कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर हार डर के मारे पागल हो गई। तभी हीरो ने उसका जादुई हथियार उठा लिया और बिना हिचकिचाए गोली चला दी। हार वहीं ढेर हो गई। वाइस कैप्टन ने ये देखा तो उसे लगा अब वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसका आर्म कट चुका था और अंदरूनी चोटें जानलेवा थीं। लेकिन हीरो के लिए ये तो बस मामूली चोट थी। उसने आराम से हीलिंग डाला और वाइस कैप्टन चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गया। वाइस कैप्टन की आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। ये तो पूरे वर्ल्ड में सबसे रेयर हील है और ये आदमी ऐसे कैजुअली कर गया। फिर उसने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। हीरो ने हंसते हुए कहा, अरे तुमने अभी तक मेरा लॉजिंग का पैसा चुकाया ही नहीं। फिर लिजर्ड गर्ल की मदद से उन्होंने सारे बच्चों को आजाद करा लिया। इधर वाइस कैप्टन तो अपनी जिंदगी का नजरिया ही बदल रहा था, वहीं उधर हीरो की पुरानी टीम बुरी तरह पस्त हो चुकी थी। जब से उन्होंने उस बेकार सपोर्ट को निकाल फेंका था, उनका एक भी मिशन जीत में खत्म नहीं हुआ। मैं फाइटर जरा सा अटैक करता और खुद बुरी तरह घायल हो जाता। प्रोटेक्शन स्पेल्स मानो थे ही नहीं। बैकलाइन आर्चर तो सीधा मॉन्स्टर्स उठा ले गए और मेज तो डर के मारे स्पेल तक नहीं डाल पा रहा था। हीरोलेस टीम एकदम तबाह हो गई और वो कभी न हारने वाली यादें ध्वस्त हो गईं। इस शॉक ने रेड हेयर्ड कैप्टन को हिला दिया। क्या सच में जिसको उन्होंने बेकार समझकर निकाला था वही असली हिडन एस था? स्क्वाड की भारी कैजुअलिटीज देखकर उसने रिट्रीट का आदेश दिया। बाद में जब पूरी टीम ने बैटल रिव्यू किया तो सबने मान लिया कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था हीलर का अभाव, और इसी वजह से उन्होंने दूसरे ही दिन रेड हेयर कैप्टन और उसकी बची खुची टीम ने एक नई हीलर गर्ल को किंगडम से रिक्रूट कर लिया। पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब मॉन्स्टर का सफाया हो जाएगा। लेकिन किस्मत फिर से हंस पड़ी। मॉन्स्टर ने उन्हें ऐसे घुमा दिया जैसे बच्चे को गुलेल घुमा देते हैं। रेड हेयर कैप्टन की तलवार मॉन्स्टर तक पहुंच ही नहीं रही थी। पीछे खड़ा मेज तो मानो कोई AFK बॉट हो। फायरबॉल सीधा मुंह पर आ रहा है और वो हिल तक नहीं रहा, सीधा मरने चला गया। रेड हेयर कैप्टन हमेशा की तरह टीममेट्स की डिफेंस स्पेल को दोष देता रहा, पर असली सच्चाई ये थी कि पहले उनकी टीम नो डैमेज क्लियर करती थी तो वो सब सिर्फ MC की चीट लेवल हीलिंग की वजह से था। अब जब MC नहीं है, उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। दूसरा रेड भी फेल हो गया। रेड हेयर कैप्टन शॉक में था। पहले तो A रैंक मॉन्स्टर भी आसानी से मर जाते थे, अब एक B रैंक मॉन्स्टर से ही हालत खराब हो गई। मेज की जान जा ही रही थी और ब्लू हेयर हीलर गर्ल ने साफ कह दिया, मेरी हीलिंग की लिमिट है, अर्जेंट रॉयल हॉस्पिटल ले जाओ वरना ये नहीं बचेगा। ये सुनकर रेड हेयर कैप्टन का दिल डोल गया, क्योंकि उसे याद आया कि अगर पुराना हीलर यानी MC तो ऐसी चोटें पल भर में ठीक हो जाती। उसी वक्त उसे ख्याल आया, क्या मैंने सच में टॉप टियर सपोर्ट को बेवकूफी में बाहर निकाल दिया? लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा। मिशन फेल होते ही वापस टाउन लौटे और वहाँ नोबल्स ने जमकर सुनाई। इतना आसान काम भी नहीं कर पाए? रेड फॉक्स का लिवर तो प्रिंसेस के लिए गिफ्ट होना था। रेड हेयर कैप्टन झुका झुका गिड़गिड़ाने लगा, बस एक चांस और दे दो। लेकिन नोबल्स ने मुंह फेर लिया। आधी टीम मर गई, अब क्या करोगे? रेड हेयर हार मानने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, MC। उसने सोचा, अगर मैं खुद जाकर MC को वापस बुलाऊं तो वो एहसानमंद होगा और हमारी टीम फिर से अनबीटेबल बन जाएगी। आखिर सबको मालूम था कि जब तक MC था उनकी टीम ने कभी हार नहीं देखी। अगले दिन वो लोग स्लम पहुंचे MC की तलाश में। रास्ते में टीममेट्स हंसते हुए बोले, कहीं MC तो भूख से मरकर सड़क पर ना पड़ा हो। रेड हेयर कैप्टन बोला, नहीं, मैंने उसे जाते वक्त एक गोल्ड कॉइन दिया था, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इन्फो ढूंढते ढूंढते वो लिजर्ड गर्ल के पास पहुंचे। रेड हेयर कैप्टन ने अकड़ कर अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं हूँ अनडाइंग एडवेंचरर्स का कैप्टन, और MC के बारे में पूछा। सुनते ही लिजर्ड गर्ल जोर से हंस पड़ी, ओह, तो तुम वही बेवकूफ हो जिसने अपने हीलर को बाहर फेंक दिया था? दिमाग दरवाजे में दे आया था क्या? और फिर उन्हें साफ साफ दुत्कार दिया। रेड हेयर गुस्से से भड़क उठा, लेकिन आसपास गार्ड्स देखकर चुपचाप खिसक लिया। हार मानने की बजाय वो वेयरवुल्फ क्लैन के पास गया, लेकिन वहां भी जमकर गालियां पड़ी और वुल्फ गर्ल की वियर्ड फाइटिंग ऑरा देखकर दुम दबाकर
भागना पड़ा। आखिर में उसने हंटर क्लैन से उम्मीद लगाई, लेकिन वहाँ हंटर गर्ल ने सीधा वार्निंग दे डाली, एमसी को छूने की कोशिश भी की तो तुझे कूच कर रख दूंगी। अब रेड हेयर पूरी तरह कंफ्यूज था, ये क्या हो रहा है? एमसी को तीनों बिग फैक्शंस क्यों प्रोटेक्ट कर रही हैं? शायद ये हमारा पुराना एमसी नहीं, कोई हम नाम होगा। लेकिन तभी किस्मत ने खेल दिखाया। रेड हेयर ने खुद एमसी को सामने चलते देख लिया। वो भागा भागा पहुंचा और उसे टीम में वापस आने का प्रपोजल दिया। एमसी ने कूल अंदाज में रेट्स बताए। लाइट इंजरी 2 लाख गोल्ड, हैवी इंजरी 10 लाख गोल्ड। ये सुनकर रेड हेयर कैप्टन का दिमाग घूम गया। ये वही हम्बल एमसी है जो हमारी गलती पर भी चुप रहता था, अब इतना घमंडी। गुस्से में रेड हेयर ने पीछे से एमसी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल वाइस कैप्टन का मैजिक गन ब्लास्ट आया और रेड हेयर उड़कर दीवार से जा टकराया। ग्राउंड पर पड़े रेड हेयर ने जब नजर उठाई तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ये तो वही वुमन है जो किंगडम हिस्ट्री में सबसे कम उम्र की वाइस कैप्टन बनी थी, वो भी एमसी के साथ। डर और शॉक में उसका दिमाग सुन्न हो गया। वाइस कैप्टन ने तुरंत उसे मर्डर अटेम्प्ट का दोषी ठहराकर गिरफ्तार करने की कोशिश की। घबराकर रेड हेयर जान बचाकर भाग निकला। रात होते ही एमसी और उसके साथियों ने रेड हेयर की हरकतों पर चर्चा की। सबको डर था कि वो फिर कोई साजिश करेगा, इसीलिए तीनों क्लैंस ने अपने अपने लोग भेजे ताकि रेड हेयर का पीछा करके उसकी हर चाल पर नजर रखी जा सके। अंडरग्राउंड इलीगल मार्केट, जहां पैसा हो तो कुछ भी पॉसिबल है, चाहे हत्या करवानी हो या आगजनी। रेट्स जरूर आसमान छूते हैं, लेकिन रेड हेयर कैप्टन जैसा गिरे हुए हालात वाला आदमी डेस्परेशन में वहीं पहुंचा। एमसी को पहले से शक था कि रेड हेयर किसी ओवर द टॉप हरकत में न पड़ जाए, और सच में वही हुआ। रात होते ही स्लम के ऊपर एक विशाल गोलेम प्रकट हुआ और चारों तरफ तबाही मचाने लगा। लेकिन ये भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि एमसी की सिंपल सी तलवार का स्विंग सोर्ड सेंट के बराबर डैमेज कर देगा। उसने बिना किसी एफर्ट के गोलेम को 2 हिस्सों में काट डाला, और जब सामने रेड हेयर आया तो एमसी के पास अब कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। बिना देर किए तलवार चली और वहीं पर रेड हेयर खत्म। असल में इससे पहले गोलेम ने पूरे स्लम को बुरी तरह तबाह किया था। आधे से ज्यादा सिविलियंस मर चुके थे और बाकी बुरी तरह घायल। प्रायोरिटी ये थी कि पहले जिंदा बचे लोगों को गोलेम को रोका जाए। एमसी ने तुरंत तीनों डेमी ह्यूमन लीडर्स को ऑर्डर दिया कि सारे घायल लोगों को एक जगह इकट्ठा करो। उनकी लगातार कोशिशों के बाद ज्यादातर घायलों को बचाया गया और फिर एमसी ने बिना समय गंवाए अल्ट्रा हाई टियर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया। सभी घायल एक झटके में रिकवर हो गए। एमसी ने उन्हें कहा कि तुरंत सेफ जगह भागो और खुद वहीं रुका ताकि किसी छूटे हुए घायल की मदद कर सके। लेकिन छुपा हुआ मास्टरमाइंड ये सब दूर से देख रहा था। एमसी की पावर देखकर वो इरिटेशन में था, मगर उसकी असली चाल अभी बाकी थी। गोलेम तब तक रिट्रीट नहीं करेगा जब तक उसे अपने मास्टर का ऑर्डर पूरा न करना हो, और उसका मिशन था स्लम को पूरी तरह बर्बाद करना। एमसी थका हारा था, मगर हार मानने का सवाल ही नहीं था। तीनों लीडर्स भी साथ खड़े हो गए। ये हमारी जमीन है, इसे छोड़ेंगे नहीं, और सबने मिलकर अटैक शुरू किया। एमसी पीछे से नॉन स्टॉप सपोर्ट मैजिक डालता रहा और तीनों गर्ल्स ने मिलकर गोलेम की टांग तोड़ डाली। लेकिन गोलेम की खासियत थी सेल्फ रिपेयर। उसने चोट तुरंत भर ली और एक झटके में वेयरवुल्फ गर्ल को हवा में उड़ा दिया। शुक्र है एमसी की प्रोटेक्शन और हीलिंग मैजिक ने उसे तुरंत रिवाइव कर दिया और वो फिर से पीक फॉर्म में लौट आई। लड़ाई के बीच एमसी को याद आया वो समय जब वो युनजे की टीम में था। वो हमेशा 2 रूल्स फॉलो करता था। पहला, टीममेट से सही डिस्टेंस बनाए रखना ताकि मैजिक कवरेज हमेशा रहे। दूसरा, लगातार रोटेशन में प्रोटेक्शन, बफ और हीलिंग डालते रहना ताकि किसी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े। उसी चीट लेवल सपोर्ट के चलते आखिरकार गोलेम जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन शॉक यहीं खत्म नहीं हुआ। जगह पर एक छोटी सी लड़की फंसी हुई थी और कोई उसे बचा नहीं सकता था। ठीक उसी वक्त गोलेम ने खुद अपनी शील्ड बनाकर लड़की को प्रोटेक्ट कर लिया। ये देखकर एमसी हैरान रह गया। उसने मैजिक से स्कैन किया और सच सामने आया। गोलेम का कोर कोई और नहीं बल्कि रेड हेयर कैप्टन ही था, जो मैजिक स्टोन के साथ फ्यूज हो चुका था। एमसी ने बाकी सबको दूर भेज दिया। ये कर्मा मेरा है। उसे पता था रेड हेयर दिल से बुरा इंसान नहीं था। उसका लालच और सत्ता की भूख बचपन की ट्रेजेडी से निकली थी, जब पैसों की कमी से वो अपनी बीमार बहन की जान नहीं बचा पाया। शायद इसी छोटी लड़की ने उसकी यादें जगा दी थीं। एमसी ने कोशिश की उसे कैप्चर करने की, मगर गोलेम ने बात मानने के बजाय सीधे पंच मारने की कोशिश की। एमसी ने गहरी सांस ली। अच्छा, बात से नहीं मानोगे तो तलवार से सही, और एक ही झटके में मैजिक ब्लेड समन किया। 2 स्ट्राइक्स में गोलेम के दोनों हाथ उड़ गए और फिर फुल पावर अटैक ने उसका बॉडी एक्सप्लोड कर दिया। सामने पड़ा वही इंसान जिसने कभी उसे बिट्रे किया था। एमसी ने बिना रिग्रेट एक आखिरी वार किया और रेड हेयर का अंत कर दिया। दूसरी तरफ मास्टरमाइंड ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोल्ड स्माइल थी। तो एमसी ने आखिर अपने ही पुराने साथी को मार डाला और असली खेल अब शुरू होने वाला था। ये भी नॉर्मल ही था। आखिर रेड हेयर ने जितना अमानवीय टॉर्चर झेला था उसका यही अंजाम होना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको
सबको चौंका दिया। दिखने में एमसी बेरहमी से रेड हेयर को काट रहा था, लेकिन उसी समय वो एक अल्ट्रा रिस्की हीलिंग स्पेल भी डाल रहा था। दरअसल एमसी उसे गोलेम कोर से अलग करने की कोशिश कर रहा था। ये प्रोसीजर इतना खतरनाक था कि बस जरा सी गलती और रेड हेयर की जान चली जाती। रेड हेयर खुद शॉक्ड होकर पूछ बैठा, तू मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? एमसी ने बिना छुपाए जवाब दिया, सच कहूँ तो मैं भी चाहता था कि तू ऐसे ही मर जाए, शायद सबके लिए अच्छा होता, लेकिन अगर तू मर गया तो हम मास्टरमाइंड तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये मानना मेरे लिए मुश्किल है, मगर बचपन में जब मैं कमजोर और बेसहारा था, तू ही था जिसने मुझे स्लम से बाहर निकाला। आखिरकार एमसी ने रेड हेयर को बचा लिया। रेड हेयर आंखों में आंसू लेकर बोला, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं, आज समझ आया कि तू कितना बड़ा इंसान है। अब मेरे पास जीते जी शर्मिंदगी ही है, यही शायद तेरे लिए सबसे अच्छा बदला होगा। एमसी हंसते हुए बोला, ज्यादा सोच मत, मेहनत कर आगे बढ़, और हाँ तू भूल मत, तेरी फैंसी विक्ट्रीज मेरे हीलिंग और सपोर्ट की वजह से थी। ये सुनकर रेड हेयर पछतावे में घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। एमसी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इतना मैट समझ कि मैं तुझे आसानी से छोड़ दूंगा। और अगले ही पल उसने रेड हेयर के चेहरे पर सीधा पंच मारा। लेकिन जैसे ही रेड हेयर होश में आया, सामने किंगडम के गार्डियंस खड़े थे। उन्होंने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी और स्लम डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया। रेड हेयर की आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। दूसरी तरफ एमसी की हालत भी बहुत बिगड़ चुकी थी। लड़कियां उसे सहारा देकर घर ले आईं। वहां पहुंचते ही उसका पूरा हैरम उसे घेरे खड़ा था। सबको उसकी सेफ्टी की चिंता थी। अगले दिन किचन में काम करते वक्त ओनर एक ब्लास्ट में बुरी तरह जल गया। सबको लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, और अगर बच भी गया तो लाइफ टाइम स्कार्स रहेंगे। किंगडम की हीलर लड़कियां भी कह रही थी कि बस इमरजेंसी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, प्रॉपर इलाज के लिए रॉयल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन एमसी ने एक नजर डाली और कैजुअली हाथ हिलाया। अगले ही पल ओनर का पूरा शरीर हील हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इस मिरेकल को देखकर सबके होश उड़ गए। ऐसी हीलिंग पावर तो सिर्फ सेंट क्लास या टॉप टियर हीलर्स के पास होती है। ये नजारा देखकर उमियन तुरंत वापस भागी और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया। अब किंगडम को पता चल चुका था कि ये रहस्यमयी लड़का जीनोस कोई आम इंसान नहीं है। उनका डेटाबेस चेक करने पर पता चला कि किंगडम की सिटीजन्स लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। इससे साफ था कि वो स्लम का रेफ्यूजी है। मोस्टोन इंसिडेंट के बाद मास्टरमाइंड का कोई सुराग नहीं मिला। उसी दौरान कृष्णा और डेमी ह्यूमंस आपस में भिड़ पड़े और मामला इतना बढ़ा कि दोनों गुट अलग अलग रास्ते पर निकल गए। एमसी तो बस आराम करना चाहता था, इसलिए सबको डांट कर बाहर निकाल दिया। उधर लिली बहुत हिम्मत जुटा रही थी एमसी को हॉट स्प्रिंग साथ चलने के लिए इनवाइट करे, लेकिन बात जुबान पर आते आते रुक गई। तभी सोफिया बीच में आ टपकी और टॉपिक कट गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने इनडायरेक्ट तरीके से जीनोस को हॉट स्प्रिंग इनवाइट किया। जीनोस को भी समझ आया कि लिली कुछ कहना चाहती थी। रात में जब वो स्प्रिंग में था, सोफिया अचानक अंदर आ गई। एमसी ने सोचा शायद दिल की बात करेगी, मगर कुछ ही देर में वो ऑलमोस्ट उस पर चिपक गई और साफ साफ बोला, मैं बस यही चांस चाहती थी। पीछे से प्रिंसेस भी एक्ट करने लगी। ओह नो, मैं स्लिप कर गई और सीधा एमसी पर गिर पड़ी। सोफिया ने तुरंत इंटरसेप्ट किया और दोनों में कैट फाइट शुरू हो गया। इसी बीच कृष्णा भी आ गई, जिसने रिवील किया कि वो पानी के अंदर छुपी हुई थी, और फिर सीन फुल केओस हो गया। एमसी ने गुस्से में सबको उठाकर विमेन्स बाथ सेक्शन में फेंक दिया। वहीं उनकी मुलाकात हुई उमियन से, जो मेडिकल चेकअप के लिए आई थी। दूसरी तरफ लिली अपने छोटे बस्ट की वजह से इनसिक्योर थी और एमसी के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन उमियन को देखकर उसे राहत मिली। कमिला ने उसे समझाया, टेंशन मत ले, दुनिया में हर टेस्ट के लोग होते हैं, स्मॉल भी पसंद करने वाले मिलेंगे। डिनर टेबल पर सब इकट्ठा हुए, लेकिन कृष्णा रॉयल ऑर्डर की वजह से डिस्टेंस बनाए रही। लेकिन जैसे ही ड्रिंकिंग गेम शुरू हुआ, रूल ये था कि विनर एमसी की गोद में बैठेगा। गेम इतना इंटेंस हुआ कि सब गर्ल्स टोटल नशे में धुत हो गईं। अगले दिन फिर से एक्सीडेंट हुआ। किचन में फायर मैजिक स्टोन ब्लास्ट कर गया और ओनर पूरी तरह जल गया। एमसी ने बिना सोचे हीलिंग दिखा दी और फिर से मिरेकल हुआ। इस बार उमियन ने सब कुछ साफ साफ देख लिया और तुरंत अपर अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया। पूरा देश ढूंढ ले, लेकिन बेक जैसा स्पेशल ग्रेड हीलर मिलना नामुमकिन है। उमियन से सारी बेक को लगा कि जीनोस सचमुच अच्छा इंसान है और उसने सोचा उसे तंग नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि जीनोस काला कोट पहनता है, उसका मूड तुरंत बदल गया। कुछ ही समय बाद जीनोस की क्लिनिक में एक नया पेशेंट आया। डायग्नोस करने पर जीनोस ने तुरंत पहचान लिया, ये तो रेड लंग डिजीज है, एक खतरनाक संक्रामक बीमारी जिसे पहले ही स्पेशल दवाई से मिटा दिया गया था। जीनोस हैरान रह गया। तभी बेक ने अपनी असली पहचान रिवील की। वो रॉयल हीलिंग इंस्टीट्यूट का स्पेशल ग्रेड हीलर है। हालांकि वो हीलिंग मैजिक में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी असली ताकत है मेडिसिन क्राफ्टिंग। उसी वक्त उमियन भी आ पहुंची। दरअसल उसने जानबूझकर फेक इलनेस दिखाकर जीनोस को यहाँ बुलाया था। उसने अपनी पॉकेट से दवाई निकाली और पी ली।
ये डिजीज उसने खुद ही केमिकल रिएक्शन से ट्रिगर किया था और साथ ही एंटीडोट भी खा लिया ताकि सेफ रहे। असल में बेक की स्किल इतनी इंसेन है कि वो हर वायरस या डिजीज का इलाज अपनी दवाइयों से कर सकता है। यही वजह है कि उसे स्पेशल ग्रेड हीलर का टाइटल मिला। बेक ने सुना था कि काले कोट वाला हीलर शायद उसका हमवतन होगा, लेकिन सामने आया कि वो कोट तो असल में जीनोस के मास्टर का था। बेक ने तुरंत जीनोस को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का इनवाइट दिया और कहा कि यहाँ कुछ इश्यूज हैं जिन्हें वो संभाल सकता है। लेकिन सोफिया और बाकी लड़कियों ने आउटसाइड खड़ा रेड फ्लैग देखा और तुरंत अपोज कर दिया। बेक ने भी अपना तरीका बदला और इनवाइट की जगह इसे एक फॉर्मल कमीशन बना दिया। जीनोस ने भी मना नहीं किया क्योंकि उसे याद था जब रेड लंग डिजीज फैला था, स्लम में फ्री मेडिसिन बांटी गई थी जिससे बहुत सी जिंदगियां बची और वो सब बेक की मेहनत और पर्सनल खर्च से हुआ था। जीनोस समझ गया कि बेक बुरा इंसान नहीं है, साथ ही उसका मास्टर से भी कनेक्शन है, इसलिए वो क्यूरियस था। लेकिन जीनोस ने सोचा नहीं था कि वो लो प्रोफाइल रहना चाहता था। फिर भी रेड हेयर जैसा दिखावा करने वाला उसे लगातार तंग कर रहा है। वही वीकलिंग लड़का जो हमेशा खुद को हीरो बताता और दूसरों का क्रेडिट खा जाता। क्लासरूम में भी उसने जीनोस को फंसाने की कोशिश की। उसे हीलिंग मैजिक सर्कल ड्रॉ करने को बोला ताकि सबके सामने इंसल्ट हो। लेकिन जीनोस के लिए हर घाव मैजिक से हील करना पॉसिबल था, तो उसे सर्कल्स की जरूरत ही नहीं थी। उसने बस कैजुअली अपने मास्टर से सीखा हुआ सर्कल बना दिया। रेड हेयर को लगा ये बेवकूफी है, लेकिन टीचर ने देखते ही दिमाग पकड़ लिया। नॉर्मल सर्कल से बस बेसिक हीलिंग होती है, लेकिन जीनोस का सर्कल बॉडी रिजेनरेशन तक कर सकता था। जीनोस तो शो ऑफ नहीं करना चाहता था, मगर उसके लिए जो सबसे सिंपल सर्कल था वही इंस्टीट्यूट में भूचाल ले आया। असल में जीनोस बेक का कमीशन पूरा करने यहाँ आया था और इंस्टीट्यूट की हॉस्टल रूल्स के अनुसार कोई फैमिली मेंबर साथ रह सकता था, इसलिए लिली भी उसके साथ रहने लगी। उमियन के जाने के बाद तमिला भी ड्रामा देखने उसके डॉर्म तक पहुंच गई और वहीं उमियन ने इंट्रोड्यूस किया कि जीनोस जिस शख्स को ढूंढ रहा है उसका नाम है आब्रेड, एक हाई क्लास हीलर और रिसर्च ब्यूरो का वाइस डायरेक्टर। लेकिन आब्रेड 1 महीने पहले मिस्टीरियसली गायब हो गया था जब उसे गोल्डरन के अंडर काम करने भेजा गया था। गोल्डरन रॉयल हीलिंग इंस्टीट्यूट का वाइस डायरेक्टर और अब प्रैक्टिकली सबसे पावरफुल आदमी। असली डायरेक्टर बूढ़ा हो चुका था और ज्यादातर छुट्टी पर रहता था, तो पूरी पावर गोल्डरन के पास थी। उसकी पॉलिसी साफ दिखाती थी कि रिच पेशेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था और गरीब पेशेंट्स को नजरअंदाज किया जाता था। हाईएस्ट रैंक हीलर बनने तक में उसका पूरा हाथ नोबल फैमिलीज का था। पावर हंग्री गोल्डरन हमेशा टैलेंटेड लोगों को अपने फैक्शन में खींच लेता था और अब्रेड भी उसका शिकार बना। जीनोस का असली टारगेट था सच का पता लगाना और वो जानता था कि अगर क्लासरूम में अपनी स्किल दिखा देगा तो गोल्डरन खुद उससे मिलने आएगा। तभी रेड हेयर फिर से सीन में घुस आया, लाउडली डिक्लेयर करता कि वो गोल्डरन फैक्शन का मेंबर है। और जैसे ही उसने उमियन के बगल में खड़े जीनोस को देखा, उसकी आंखों में जलन साफ दिखी। क्लास शुरू हुई और टॉपिक निकला अनडेड्स का। टीचर ने समझाया कि अनडेड्स में सबसे खतरनाक होते हैं लिच, और जिन भी पार्टीज का सामना लिच से होता है शायद ही कोई जिंदा लौट पाता है। क्लासरूम में टीचर ने पूछा, क्या किसी को अनडेड से लड़ने का एक्सपीरियंस है? तभी रेड हेयर बड़े गर्व से खड़ा हो गया और बोला कि उसने अब तक 30 भूतों को हराया है। इसी बहाने उसने टॉपिक को जीनोस की तरफ मोड़ा। जीनोस असल में गोल्डरन का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था, लेकिन ज्यादा हाई प्रोफाइल भी नहीं बनना चाहता था। सच्चाई ये थी कि वो एक बार में ही 50 भूतों को मिटा सकता था, लेकिन उसने झूठ बोलकर कहा, मैं भी एक बार में करीब 30 को हरा सकता हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि रेड हेयर ने जो 30 गिनाए थे वो कुल मिलाकर थे, जबकि जीनोस ने एक बार में कह दिया। जैसे ही जीनोस ने अंडरग्राउंड कमिंटन डंजन का जिक्र किया, पूरा क्लास हिल गया, क्योंकि वहां तो गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स भी जाने से डरते थे। ये सुनकर टीचर शॉक में आ गया और जीनोस की ये बात भारी पड़ गई। रेड हेयर को लगा उसकी इज्जत लुट गई, इसलिए उसने सोच लिया कि जीनोस को सबके सामने एम्बैरस करेगा। टीचर ने सभी को हीलिंग मैजिक सर्कल ड्रॉ करने को कहा। रेड हेयर पहले गया, उसने किसी तरह कॉपी करके सर्कल बनाया और टीचर ने उसकी काफी तारीफ कर दी, यहाँ तक कि उसे अपने रिसर्च लैब में ज्वाइन करने का ऑफर भी दे डाला। उसे लगा अब जीनोस बुरी तरह फेल होगा, लेकिन जीनोस ने जैसे ही हाथ चलाया सीधे एक हाई लेवल सर्कल बना दिया, जिससे पूरी एकेडमी में हलचल मच गई। गोल्डरन तक ये खबर पहुंच गई कि कोई लड़का एक ही स्किल में 30 गोस्ट्स मार चुका है, लेकिन फिर भी जीनोस सिर्फ एक रिकमेंड किए गए स्पेशल स्टूडेंट था, जिसे गोल्डरन अभी तक मान्यता नहीं दे रहा था। तभी न्यूज आई कि स्लम गार्डन में बहुत सारे अनडेड घुस आए हैं। नॉर्मली ये चर्च के कंट्रोल में होता है और वहाँ कभी अनडेड आते ही नहीं, लेकिन गोल्डरन ने मौका देखकर जीनोस को टेस्ट करने भेज दिया। रेड हेयर अपनी टीम लेकर पहुंचा तो देखा चारों तरफ गोस्ट्स ही गोस्ट्स। नॉर्मल हीलर्स एक बार में
सिर्फ एक गोस्ट को मार सकते थे, इसलिए सब जल्दी घिर गए। रेड हेयर को लगा अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन जीनोस ने कैजुअली एक एडवांस्ड हीलिंग स्पेल चलाया और पूरे झुंड को इंस्टेंटली साफ कर दिया। सबको पता था ये जीनोस का काम है, लेकिन रेड हेयर फिर भी डींगे मारते हुए बोला कि सब उसी की ताकत थी और लोग भी उस पर यकीन कर बैठे। लेकिन फाइट यहीं खत्म नहीं हुई। गार्डन के बीच से निकला एक विशाल मॉन्स्टर जिसे ज़ॉम्बी किंग कहा जाता था। नॉर्मल हीलर्स को लगा कि रेड हेयर सचमुच हीरो है और उसे ही भेज दिया इस किंग को हराने। रेड हेयर ने घबराकर विच और जीनोस की तरफ देखा, होपिंग वो लोग मदद करें, लेकिन कर चुप्पी साध ली ताकि उसका एक्टिंग वाला शो पूरा चले। रेड हेयर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक हाई लेवल हीलिंग ब्लास्ट फेंका, लेकिन ज़ॉम्बी किंग को बस हल्की सी खरोंच आई। अगली ही सेकंड वो मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ा, उसे हवा में उछालकर पटक दिया। वो घबराकर हीलिंग मैजिक कास्ट करने ही वाला था कि फिर से जोरदार वार हुआ और वो बुरी तरह चोट खा गया। मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया, इतनी ताकत से दबाया कि रेड हेयर खून उगलने लगा और मौत तय लग रही थी। तभी जीनोस ने अपने दोनों हाथ उठाकर जबरदस्त मैजिक गैदर किया। उसी वक्त उसे याद आया कि विच ने बताया था अनडेड हमेशा और भी पावरफुल अनडेड की तरफ खींचते हैं, और तब जीनोस को समझ आया कि यहाँ जितने भी अनडेड इकट्ठे हुए हैं वो सब असल में कमिला की वजह से खींच आए थे। इसीलिए वो उसे हमेशा अपने पास रखता था ताकि अनडेड ज्यादा इकट्ठा न हो। ये सुनकर पास खड़ी एल्फ लॉली ने अचानक फैंटेसी करना शुरू कर दिया कि काश जीनोस उसके लिए भी ऐसा ही कहता। इस घटना के बाद हालांकि रेड हेयर ने पूरा क्रेडिट खुद ले लिया, लेकिन क्रीसन ने सच रिपोर्ट किया और बताया कि असली काम जीनोस ने किया था। इसी वजह से जीनोस को गोल्डरन से सीधा बुलावा आया, लेकिन ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक तरह का एंट्रेंस इंटरव्यू था कि क्या जीनोस उसकी फैक्शन ज्वाइन करने लायक है। गोल्डरन ने बातें शुरू की और साफ कहा कि उसके लिए पावर और मनी सबसे बड़ी चीज है। गरीब और अमीर की जान कभी बराबर नहीं हो सकती। उसने सुना था कि जीनोस मैजिक सर्कल बना सकता है, तो उसने डिमांड किया कि वो यहीं एक सर्कल ड्रॉ करे। दरअसल मैजिक सर्कल की बनावट से पता चल जाता है कि कोई कितना ट्रेंड है और हीलिंग मैजिक की असली डेप्थ क्या है। गोर फैक्शन आमतौर पर सिर्फ ऑर्थोडॉक्स हीलर्स को ही एक्सेप्ट करता था, लेकिन जीनोस के बनाए मैजिक सर्कल ने उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ा दी कि उसने उसे अपने फैक्शन में शामिल होने की अनुमति दे दी। अगले दिन गोर अपने पीछे एक बड़ी टीम लेकर आया, जिसमें क्रीसेन सबसे आखिर में खड़ा था। ये सभी गोर के रिसर्च लैब के लोग थे। आमतौर पर गोर अस्पताल में राउंड्स लगाकर मरीजों को देखता था, लेकिन असलियत ये थी कि वो सिर्फ अमीरों का इलाज करता था। जीनोस एल्फ्रेड की गुमशुदगी का सच जानना चाहता था, इसलिए वो चुपके से दरवाजे पर खड़ा होकर हीलिंग मेथड्स ऑब्जर्व कर रहा था। एक घायल मरीज का पैर मुड़ गया था। गोर ने तुरंत स्पेल एक्टिवेट किया और 3 हीलर्स की चेस्ट से हरे रंग की रोशनी निकलकर उसकी हथेली हो गई। ये था ट्रांसफर हीलिंग, यानी मरीज को ठीक करने के लिए दूसरों की लाइफ फोर्स खींच लेना। जितनी गहरी चोट उतनी ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत, लेकिन अगर बहुत लोग हों तो हर कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है और बिना थके मरीज को इंस्टेंटली क्योर किया जा सकता है। गोर का असली मकसद साफ था, वो अगले डीन की कुर्सी पक्की करने के लिए बेस्ट टैलेंट को खींच रहा था। जीनोस ने कैजुअली एल्फ्रेड के बारे में पूछा तो क्रीसन ने बताया कि वो गोर के इनवाइट किए गए बैंक्वेट के बाद अचानक गायब हो गया था। ये सुनकर जीनोस ने बेक को रिपोर्ट किया। बेक ने तुरंत उसे फिर से मिशन दिया कि वो अगले बैंक्वेट में घुसकर सच पता लगाए। डील ये थी कि काम खत्म होते ही वो इलीगल प्रैक्टिस का इशू बंद कर देगा और जीनोस को उसके मास्टर के बारे में सब कुछ बताएगा। बातचीत के दौरान बेक के हाथ से ढेर सारे कॉइन्स गिर गए और फर्श पर बिखर गए, लेकिन उसी वक्त उमीन का अचानक आना डिस्कशन को बीच में रोक गया। अगले दिन क्रीसन बड़े गर्व से जीनोस को अपना काम दिखाने लगा। असल में वो गोर के पालतू कुत्ते की देखभाल करता था। उसे आज 7 नोबल से समन मिला था, जिस पर वो बहुत खुश था। उसका सपना हमेशा से स्टेटस पाना और ऊंचाई पर जाना था। वो भी कभी बाकी हीलर्स की तरह जान बचाने का सपना रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली ताकत सिर्फ पावर और पैसे में है। तभी सामने प्रकट हुआ एक रेड स्किन आदमी, बॉन्ड्स, गोर का पहला सेक्रेटरी और उसका पुराना दोस्त। उसका काम कुछ नहीं, बस दिन रात शराब पीना। जाते जाते उसने जोर से शराब की बोतल फेंकी, जिससे गोर का कुत्ता डर गया और क्रीसन की पकड़ छूट गई। घबराकर वो भागते भागते स्ले की कैरेज तक आ गिरा। जीनोस ने कैजुअली एक हीलिंग डाल दिया और क्रीसन के सारे घाव इंस्टेंट में गायब हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर क्रीसन की हीलर के बारे में सोच ही बदल गई। शाम को उमियन ने जीनोस को ढूंढा और अपनी इनकेपेबिलिटी के लिए माफी मांगी। जीनोस ने उसे ब्लेम नहीं किया, क्योंकि दोनों का रिश्ता साफ साफ डील पर आधारित था। थोड़ी बातचीत में दोनों ने एक दूसरे का अतीत भी जाना। वापसी के रास्ते पर क्रीसन ने जीनोस की ओर ऐसे देखा जैसे सचमुच कोई मिसाया सामने खड़ा हो। वो सीधा घुटनों के बल गिर गया और सिर झुकाकर विनती करने लगा, जीनोस मेरी मदद करो, मुझे एक बेहद खतरनाक मिशन मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। पार्ट 2 देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।